जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। 3 बैक टू बैक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ने जारी कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नोटिफिकेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखिए, पहला नोटिफिकेशन जो है वो प्रधान परिचालक यानी कि हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो 936 रेडियो संवर्ग में है। रेडियो कैडर में जो वैकेंसी है हेड ऑपरेटर की वो 936 वैकेंसी है। दूसरा देखिए, सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम तीसरी वैकेंसी की बात करें तो कर्मशाला कर्मचारी जो कि वर्कशॉप वर्कर नहीं होते हैं, उनकी वैकेंसी रेडियो संवर्ग में वर्कशॉप वर्कर की 120 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी इससे पहले ये वाला हेड ऑपरेटर की वैकेंसी का हम लोग पूरा डिस्कस करा चुके हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती का भी पूरा डिस्कस करा चुके हैं। ऊपर हम आई बटन पे इसके लिंक दे देंगे, आप लोग अगर देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मशाला कर्मचारी यानी कि वर्कशॉप वर्कर की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ऐसे कब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, क्या आयु सीमा रहने वाली है, क्या आयु सीमा में छूट रहने वाली है, क्या फिर इसके जो शैक्षिक योग्यता होने वाली है क्या होने वाली है, उसके लिए आपको फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला टॉपिक। तो जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी यानी कि जो वर्कशॉप वर्कर होते हैं, रेडियो कैडर में जो वर्कशॉप वर्कर होंगे, उनकी जो वैकेंसी निकली है वो 120 टोटल 120 पदों पर भर्ती यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं, इनका जो EWS, यहाँ पर EWS के लिए 11, जनरल के लिए 51, अन्य पिछड़ा वर्ग मानी कि OBC के लिए 32, SC के लिए 24 और ST के लिए 2, यानी कि टोटल 120 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। यहाँ पर जो आपको यहाँ देखिए आरक्षण दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 2 सीटों का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 सीटों का, और यहाँ पर महिला वो है 23 महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण, यानी कि ये जो सीटें हैं ये रिजर्व हैं। 23 महिलाओं के लिए, 5 भूतपूर्व सैनिक के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 सीटें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेदन जो होगा वो कब से स्टार्ट होगा। तो पंजीकृत आरंभ होने की तिथि है 20/1 यानी कि 20 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद इनकी अंतिम तिथि, पंजीकरण की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि, तीनों की अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो आवेदन जो शुल्क रहने वाला है वो 400 रुपये रहने वाला है। 400 रुपये सभी के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, EWS, OBC, ST, ऐसी कोई भी हो, जनरल हो, सभी के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो शैक्षिक अर्हता देखिए इसमें क्या दे रखा है। भारत में विद द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या तो हाई स्कूल हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष, मतलब हाई स्कूल के समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से किसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद देखिए नीचे और दे रखे हैं, एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, सरकार द्वारा उसे समकक्ष या मान्यता प्राप्त कोई अर्हता उत्तीर्ण की हो, यानी कि इतनी ITI किया हो, इतने जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं इनमें से किसी भी उसमें ITI किया हो तो भी ये मान्य होगा। उसके बाद देखिए नीचे दे रखा है आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 28 फरवरी 2022 से पहले ये कंप्लीट किया जा चुका हो, वो अपीयरिंग में ना हो, ना ही अपेयर्ड हो, ना ही अपीयरिंग में मतलब ना ही चल रहा हो, ना ही आगे करने वाला हो। जो 28 फरवरी मतलब 28 फरवरी तक जो भी मांगी गई है योग्यता वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, मतलब इसका कोई वेटेज नहीं होगा, कोई अंक नहीं होगा। लेकिन इसका फिर यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ होगा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दिशा में अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम अंक आ गए हैं तो उनमें से किसको जॉब मिलेगी, जिनमें किसके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होगी। तो यहाँ से देखिए क्या है, डोएक या फिर नीलेट की जो कंप्यूटर से O स्तर का, O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेकंड जो है
वो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तीसरा है मतलब यहाँ तक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी होगी तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आयु सीमा की, तो यहाँ से देखिए आयु सीमा क्या रखी गई है, 20 वर्ष, मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम जो दे रखी है वो 28 वर्ष दे रखी है। इसका मतलब देखिए अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1994 से पूर्व हुआ हो तथा दिनांक 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। तो जो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है और जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यह कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए छूट दी गई है, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे दिया गया है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने वाली है। उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य हिंदी में 100 अंक, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक, मैथ्स के 100 अंक या फिर रीजनिंग के 100 अंक, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं और 400 अंकों का ये पेपर होने वाला है। 100 अंक के चारों सब्जेक्ट इक्वल होने वाले हैं। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट की आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें से देखिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि सारे सब्जेक्ट में जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनमें सभी में आपको 100 अंक का है, तो 50-50 अंक सभी में आपको लाने होंगे। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए लाने नहीं पाए, मान लीजिए किसी में आपके 47 रह गए, 48 49 रह गए, तो आप भले ही आपके और तीनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हों तो आप पास नहीं होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है कि अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा सिम्पटम पेपर हुआ तो किसी का पेपर टफ आया, किसी का सरल आया, तो कैसे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे ऊंचाई, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो SC SC OBC और जनरल के जो पुरुष होंगे उनको 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए जो मेल हैं वो 160 सेंटीमीटर के होने चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीना, तो मिनिमम जो होना चाहिए वो 79 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, जो कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए महिला कैंडिडेट्स के लिए वो जो ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए कितनी दे रखी है, SC OBC और जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर, और यहीं अगर महिला ST की है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर। यहाँ पर महिलाओं के वजन की बात की गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, न्यूनतम जो 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या है कि जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 4 किलोमीटर 4.8 मतलब 4800 मीटर की रनिंग करनी होगी। कितनी देर में? 28 मिनट में। जबकि अगर महिला कैंडिडेट है तो उसको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की रनिंग करनी होगी 16 मिनट में। तो देखिए जाहिर सी बात है जो भी दो वैकेंसी निकली हैं उसमें से 4800 मीटर यहाँ पुरुष के लिए 28 मिनट और महिला के लिए 2400 यानी कि 16 मिनट, जैसे कि UPSI में मांगते हैं, सेम उसी बेसिस पर यहाँ पर भी किया जाने वाला है। यहाँ से देखते हैं आयु सीमा में जो छूट दी जा रही है वो देखिए किसको कितनी छूट दी जाएगी। तो OBC कैंडिडेट्स को 5 साल की, SC कैंडिडेट को 5 साल की, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो रिजर्वेशन था, क्षैतिज आरक्षण था, उसमें देखिए किसको छूट दी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो मैं आपको एक बार बिल्कुल बता दे रहा हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका पूरा 100% आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ से देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है। महत्वपूर्ण सूचना वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपको योग्यता मांगी गई है वो योग्यता जो आप फिल कर रहे हैं वहाँ पर वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट यानी कि 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा अगर आपकी आने की उम्मीद है। अदरवाइज जो भी कंप्लीट डिग्री हो वो ही आपके पास होंगी तभी मान्यता होगी। यहाँ पे अगर कुछ आप भर रहे हैं कि आपके पास O लेवल है या आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आप भर दे रहे हैं तो आपके पास होना भी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप प्लीज़ मत भरिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी हैं वो उस तिथि से पहले बने होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अभी EWS नहीं है और आपने उसमें EWS लिख दिया कि आपने सोचा हम बाद में बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन आपके पास EWS होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा, जो भी फॉर्म होगा उसको आप कहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए HTTP आप गूगल पे सर्च करेंगे UPPBPB
जब आप सर्च करेंगे गूगल पर यूपी पीवी तो एक मेन जो वेबसाइट होगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश पुलिस की मेन वेबसाइट होगी, वहाँ पर खुल के आ जाएगी। वहाँ से ही आपको ये फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ से देख लीजिए ऑनलाइन परीक्षा पाठ्यक्रम, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पर कंप्लीट दिया गया कि क्या क्या, जैसे सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप लोग देखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या अंदर पूछा जाने वाला है। उसके बाद मैथ्स में कौन से टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद रीजनिंग तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मेन वेबसाइट पर जाकर जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या मांगा गया है। अगर इस फॉर्म को भरने में या फिर कोई और आपको क्वेश्चंस हो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी चल रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।